भारत में फिल्म रिलीज करने के लिए कोई अच्छा सा दिन देखा जाता है या फिर ऐसे समय पे फिल्म को रिलीज किया जाता है जब कोई फेस्टिवल आने वाला हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर तक जा सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी फिल्म जिस दिन भी रिलीज कर दी जाए छुट्टी तो अपने आप ही हो जाती है। जी हाँ, वो शख्स है रजनीकांत, जिन्हें लोग केवल एक एक्टर या सुपरस्टार के तौर पर ही नहीं बल्कि इन्हें भगवान के तौर पर भी देखते हैं। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में रजनीकांत के नाम से कई मंदिर भी बनाए गए हैं जहाँ पर लोग उनकी पूजा करते हैं। हमें नहीं लगता कि ऐसा प्यार शायद ही किसी और एक्टर को दिया जाता है, लेकिन इस अद्भुत सफलता के पीछे एक बहुत ही बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। तो चलिए हम रजनीकांत के सफर के बारे में शुरू से जानते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक राज्य के बेंगलोर जिले में एक मराठी परिवार में हुआ था। रजनीकांत के पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था, जो पेशे से एक पुलिस कांस्टेबल थे, और उनकी मां का नाम रामाबाई था, जो एक गृहिणी थी। रजनीकांत के पूर्वज वर्तमान पुणे के जेजीपुरी के पास के गांव मावड़ी कड़े पत्थर से थे। रजनीकांत को बचपन में उनके माता पिता ने मराठा वीर राजा छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रेरित होकर शिवाजी राव गायकवाड़ राम रखा था। रजनीकांत ने परिवार वालों के साथ रहकर तो मराठी सीखी थी, लेकिन बेंगलोर में घर के बाहर कन्नड़ भाषा भी सीखी थी। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाई सत्यनारायण राव और नागेश्वर राव थे और इकलौती बहन अस्वस्थ बलुबाई थी। 1956 में रजनीकांत के पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार बेंगलोर के हनुमत नगर आ गया था, जहां उनके पिता ने खुद का घर बनवाया था। जब रजनीकांत केवल 9 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया था। 6 साल की उम्र में रजनीकांत को गौरीपुरम सरकारी कन्नड़ मॉडल स्कूल में दाखिला दिलाया गया, जहां से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी। बचपन से ही रजनीकांत पढ़ने में तो होशियार थे ही, साथ ही उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी काफ़ी रुचि थी। इसी दौरान उनके बड़े भाई ने उनको रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ में भर्ती किया, जहां से उन्होंने हिंदू संस्कृति और वेदों की शिक्षा ली थी। यहीं पर आध्यात्मिक पाठ लेते वक्त उन्होंने नाटकों में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। इसी मठ में रहते हुए उनका थिएटर की तरफ झुकाव हुआ था और एक बार उनको महाभारत में एकलव्य के मित्र का किरदार निभाने का मौका मिला था। उनके इस अभिनय की दर्शकों ने काफ़ी तारीफ की थी। 6वीं कक्षा के बाद रजनीकांत को आचार्य पाठशाला विद्यालय में दाखिला दिलाया गया और स्नातक से पहले की पढ़ाई उन्होंने यहीं से पूरी की। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपना काफ़ी समय नाटकों में बिताते थे। एक कार्यक्रम में तो उन्होंने कुरुक्षेत्र नाटक के लिए दुर्योधन का किरदार निभाया था। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रजनीकांत ने अपने परिवार की आमदनी में हाथ बटाने के लिए बेंगलोर और मद्रास में काफ़ी अलग अलग काम किए थे, जिसमें से कूली और कारपेंटर जैसे काम शामिल थे। अंत में भागते दौड़ते उनको बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई थी। एक कंडक्टर के तौर पर उनका अंदाज किसी स्टार से कम नहीं था। वो अपनी अलग अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने की शैली को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच काफ़ी विख्यात थे। इसी दौरान उनकी नज़र में एक विज्ञापन आया जिसमें नवनिर्मित मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में अलग अलग एक्टिंग कोर्स सिखाए जा रहे थे। हालांकि उनका परिवार इनके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के फैसले से असहमत था, फिर भी उनके एक मित्र और साथी राज बहादुर ने उन्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की सलाह दी और साथ ही इस मुश्किल दौर में उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी थी। अब उन्होंने इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया था और इस दौरान वो काफ़ी नाटकों में हिस्सा लेने लगे। तभी वो तमिल निर्देशक के बालचंद्र की नज़रों में आए, जिन्होंने उन्हें तमिल सीखने की सलाह दी और उनकी सलाह पर ही उन्होंने तमिल भाषा सीखना शुरू कर दिया था। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में बनी तमिल फिल्म अपूर्व रांगगल से की थी। इस फिल्म में निर्देशक बालचंद्र में उनको श्री विद्या के पति का छोटा सा रोल दिया गया था और कमल हसन इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म की काफ़ी सराहना हुई थी, जिसे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में कई फिल्में कमल हसन के साथ की, जिसमें से सभी फिल्मों में कमल हसन मुख्य अभिनेता के तौर पर और रजनीकांत ने नेगेटिव रोल निभाया था। इस फिल्म के बाद उनको 1976 में कथा संगम में अपने अभिनय करने का मौका मिला था। इस फिल्म में 3 छोटी छोटी कहानियाँ थी, जिसमें से तीसरी कहानी में उनको अभिनय करने का मौका मिला था, जिसमें से एक बार फिर उनको नेगेटिव किरदार दिया गया था। इसके बाद अंतुत लेनी कथा नामक तेलुगु फिल्म में पहली बार अपने करियर में मुख्य अभिनेता के तौर पर उनको मौका मिला था। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाने का मौका मिला। मुंदारू मुद्दिच उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उनके अभिनय को लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसी फिल्म से उनकी सिगरेट को फ्लिप करने का तरीका बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए थे। 1977 में उनको सबसे पहले तेलुगु फिल्म चिलकम्मा चेंपड़ी में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला था। हालांकि रजनीकांत हमेशा से बालचंद्र को अपना गुरु मानते थे, लेकिन मुथुरामन वो निर्देशक थे जिन्होंने रजनीकांत की इमेज को बदला था। मुथुरामन ने बुमना ओरू केलुकुरी फिल्म में पहली बार उनको एक पॉजिटिव रोल दिया था और इसी फिल्म की अपार सफलता ने इन दोनों की जोड़ी को 90 के दशक में 24 से ज़्यादा फिल्मों में साथ देखा था,
रजनीकांत अपने स्टाइल के कारण काफ़ी मशहूर हो गए थे, जिसे पूरा साउथ फॉलो करने लगा था। 1978 में रजनीकांत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की थी। 12वीं वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया था। 1980 में साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए थे। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार वो एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया था। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और यह फिल्म काफ़ी सफल रही। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल रोल किया। इसके अलावा 1982 में रजनीकांत ने कई फिल्मों में 3 रोल के साथ भी देखा गया। 1983 में रजनीकांत ने बॉलीवुड में कदम रखा और अंधा कानून फिल्म में अमिताभ और हेमा मालिनी के साथ काम किया। यह फिल्म उस दौर की सबसे सफल फिल्म बनी। इसके अलावा रजनीकांत ने 1985 में बेवफाई फिल्म में हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया था। 1990 के दशक में रजनीकांत अपने आप को एक सफल अभिनेता के तौर पर स्थापित कर लिया था। इस दौर की उनकी सारी फिल्में काफ़ी हिट रही। 1991 में वो अमिताभ बच्चन के साथ हम फिल्म में नजर आए, जिससे उनके अभिनय की काफ़ी सराहना हुई। रजनीकांत आज भी अमिताभ बच्चन को अपना गुरु और रोल मॉडल मानते हैं और उन कई फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसा अभिनय किया है। साउथ में उनकी कई फिल्मों को अमिताभ बच्चन की फिल्मों से प्रेरित मान सकते हैं। इसी फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने बादशाह फिल्म बनाई थी, जो 1995 में रिलीज हुई थी। इसके बाद आतंक में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया था। इसके बाद उन्होंने 1998 से लेकर 2001 तक काफ़ी समय तक फिल्मों से ब्रेक लिया था और उनकी राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। रजनीकांत ने इन सब अफवाहों को किनारे करते हुए 2002 में बाबा फिल्म से फिर फिल्मों में शुरुआत की, जो कि एक आध्यात्मिक फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल रही और रजनीकांत ने इस फिल्म के घाटे का पूरा पैसा वापस डिस्ट्रीब्यूटर को लौटा दिया था। इस फिल्म के बाद कई फिल्मी हस्तियों को लगने लगा था कि रजनीकांत का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन रजनीकांत ने हार नहीं मानी और चंद्रमुखी के साथ दमदार शुरुआत की। 1998 से फिल्मों में वो कमाल नहीं कर पाने के कारण रजनीकांत की छवि धूमिल होने लगी थी और बाबा फिल्म की बाद उनकी छवि पर बहुत प्रभाव पड़ने लगा था। तब रजनीकांत ने हार न मानते हुए फिर से बड़ी छलांग लगाई और 2005 में चंद्रमुखी फिल्म में अपने दमदार अभिनय का लोहा दिखाया, जो एक साथ कई भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से प्रेरित होकर बॉलीवुड में भूल भुलैया फिल्म बनी थी। 2007 में उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म शिवाजी आई, जिसका साउथ के मशहूर निर्देशक शंकर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के लिए रजनीकांत को 26 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि एशिया में जैकी चैन के बाद सबसे ज़्यादा मिलने वाली सैलरी थी। रजनीकांत ने रोबोट 2010 में रजनीकांत की एक और बड़ी फिल्म रोबोट आई, जो उस वर्ष की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म के लिए रजनीकांत को 45 करोड़ रुपए मिले थे। 2011 में वो राणा फिल्म की शूटिंग में लग गए थे और इसी दौरान उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। उनकी बीमारी के बाद राणा फिल्म का नाम कोचिया डेलियान कर दिया गया था और यह एक एनिमेशन फिल्म थी। 2012 में कोचिया डेलियान फिल्म शिवाजी की 3D रिलीज के बाद रजनीकांत पहले ऐसे भारतीय एक्टर बन गए जिनकी फिल्म सिनेमा के 4 फॉर्म ब्लैक एंड वाइट कलर, 3D और मोशन कैप्चर में बनी थी। कोचिया डेलियान के बाद रजनीकांत ने लिंगा मूवी में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें अनुष्का शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा उनके साथ फिल्म में थी। यह फिल्म उनके जन्मदिन 12 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। रजनीकांत ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। अगर व्यक्ति में कुछ करने का जुनून हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो शिवाजी, द बॉस, रोबोट, कबाली 2.0 जैसी हिट फिल्में देने की काबिलियत रखते हैं। रजनीकांत के लोग इतने दीवाने हैं कि उनकी फिल्म कबाली फिल्म रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लेकिन रजनीकांत का यह स्टारडम हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब वो एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी और उस दौर को पीछे छोड़ आज इस मुकाम पर खड़े हैं। ये बात रजनीकांत की आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की क्षमता को दर्शाती है। रजनीकांत ने लता रंगचारी से शादी की, जो कॉलेज पत्रिका के लिए इंटरव्यू लेने आई थी और उनको देखते ही उन्होंने लता को प्रपोज कर दिया था। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उनकी शादी संपन्न हुई। रजनीकांत के 2 बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत है। ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की और उनके 2 बेटे भी है। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है, जो निर्देशक, निर्माता और ग्राफिक डिजाइनर भी है। उसने 2010 में बिजनेसमैन अश्विनी राम कुमार से शादी की और उनका एक बेटा कृष्ण है। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी रजनीकांत की सादगी चौंकाती है और सादगी ही उनको चारों ओर से अलग करती है। यह फिल्म दुनिया में जहां लोग अच्छा दिखने के तरह तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, हमेशा बन ठन के साथ संवर के पार्टियों में शिरकत करते हैं, वही रजनीकांत अपनी फिल्मों में निभाए किरदारों से बिल्कुल उलट दिखते हैं। ये भारत का पहले ऐसे सुपरस्टार होंगे जो
गंजे हैं और लोग उनको दिखाने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। वो गंजे हो चुके हैं, पक्की हुई बेतरतीब दाढ़ी, गंजे हो चुका शरीर, बेहद सादे कपड़े पहनने वाले ये सुपरस्टार अकेले नहीं बल्कि साउथ के लोगों के लिए भगवान है। जिस फिल्म इंडस्ट्री में लोग हमेशा मुखौटा लगाए घूमते हैं, वहाँ पर एक ऐसे सुपरस्टार की मौजूदगी कमाल है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जैसे ठीक वैसे ही पब्लिक का सामना कर सकते हैं, या शाहरुख खान बिना मेकअप होते अपने चाहने वालों से मिल सकते हैं? नहीं, ये नामुमकिन है। इतना आत्मविश्वास केवल और केवल अपने थलाइवा रजनीकांत द सुपरस्टार में ही हो सकता है। यही बातें उनको सबसे अलग बनाती है। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से विपरीत असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। शायद इसीलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं बल्कि उनको पूजते हैं। आज रजनीकांत इकलौते ऐसे भारतीय फिल्मी सितारे हैं जिनको सीबीएसई ने अपने सिलेबस में शामिल किया है। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। रजनीकांत के बारे में ये बात जग जाहिर है कि उनके पास कोई व्यक्ति मदद मांगने आता है तो वो खाली हाथ नहीं भेजते। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर बनाया है। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद ही दुनिया में किसी फिल्मी सितारे को मिला हो। चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। तो दोस्तों, रजनीकांत से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।